उस दिन उन्होंने मेरे को सुबह से शाम करा दी है गाड़ी डिलीवर करते करते। आप कैसी ड्राइविंग करते हो, एग्रेसिव करते हो या लाइट फुट करते हो? जो मुझे जानते होंगे उनको पता होगा। हाँ। आपको मैं बताऊं ड्राइव क्वालिटी इससे बेटर किसी गाड़ी की भी नहीं है। वो खिलौने वाली स्टीयरिंग लगती है, वहाँ पे की रखने के बाद भी वो की स्टार्ट नहीं होती है कई बार। हेलो गाइस, आज हम देख रहे हैं महिंद्रा XUV 7XO एंड ये इसका बेस मॉडल रहने वाला है जो कि रहने वाला है AX। और ऑनेस्टली मैं आप सभी को एक बात बताऊं तो काफी लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि ये गाड़ी कैसी रहने वाली है एंड इसका बेस मॉडल लेना क्या समझदारी वाला डिसीजन रहेगा या नहीं रहेगा। इस वीडियो में गाइस हम इन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में मेन कवर होने वाली हैं उसके बारे में एक बार बात कर लूँ तो हम इसमें सिटी माइलेज कवर करने वाले हैं कि रियल सिटी माइलेज कितना आने वाला है, हाईवे माइलेज, कंफर्ट, ओवरऑल सर्विस कॉस्ट, मिसिंग फीचर्स, फिर DPF वगैरह, इन सारे चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें हमें फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या मिसिंग फीचर्स हैं जो ओनर को फील होते हैं। और उसके बाद एट द एंड जानेंगे कि ओनर इस गाड़ी को दोबारा परचेस करना चाहेगा कि नहीं अगर उसे ऑप्शन दिया जाए तो, और उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें इसमें ऐसी हमें मिलने वाली हैं जो इसमें मिसिंग फीचर्स हैं या जो कंपनी इसमें आगे के अपडेट्स में इंप्लीमेंट कर सकती है। और गाइस वीडियो को आप सब एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में ओनर आप सभी को वो एक बात बताने वाले हैं जो आप सभी को शोरूम वाले नहीं बताते हैं या फिर शोरूम वाले आप सभी लोगों से छिपाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। तो गाइस अब बात कर लेते हैं गाड़ी के ओनर से, जानते हैं इनका नाम क्या है, ये गाड़ी का वेरिएंट क्या है। तो भैया अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। तो हेलो गाइज, मेरा नाम ऋषभ है। ये गाड़ी है महिंद्रा XUV 7XO AX डीजल। इसको मैंने परचेज किया था आई गेस 17 जून को दिस मंथ, और मुझे लगता है ये शायद यूपी की पहली गाड़ी थी जो मतलब डिलीवर हुई थी, जो बेस मॉडल में पहली गाड़ी थी। क्योंकि मेरे से शोरूम वाले ने भी एक बात बोली थी कि सर पूरे यूपी में बस 5 ही गाड़ी बिल्ड हुई है, बिल्ड हुई है अभी, और आपकी ये पहली गाड़ी है जो डिलीवर हो रही है। और इस गाड़ी को मतलब आए हुए आपके पास कितना टाइम हो गया परचेस करे हुए? ये मैंने ली थी एटलीस्ट अराउंड मुझे लग रहा है 17 जून को। 17 जून को, तो मेरे को ऑलमोस्ट ये 1.5 महीने हो गए अभी। 1.5 महीने, तो 1.5 महीने हो गए गाइस इस गाड़ी को परचेस करे हुए। और आपने इसे कितना किलोमीटर रन किया? ऑलमोस्ट 2100, 2050 से 2100 किलोमीटर हो गया। तो भैया सबसे पहला सवाल कि आपने बेस मॉडल ही क्यों चूज करा? तो एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरे फैमिली में मतलब क्रेटा है, सेल्टॉस है, स्कॉर्पियो है, एक थार है। तो मेरे को मतलब वो सारी गाड़ियाँ चलाते हुए आदत हो गई थी। क्रेटा तो मैंने बहुत चलाई। क्रेटा चलाते चलाते वो थ्रिल होता है ना जो आप मैनूवर करते हो रोड्स पे ऐसे, वो चीज़ है। स्कॉर्पियो में जो ऊंची वाली फील थी वो भी अच्छी थी। ठीक है। तो उसके पीछे मैंने सोचा कि फिर मैंने थार रॉक्स बुक कर रखी थी MX। ठीक है। MX-1 आती थी, मैंने वो बुक कर रखी थी। बट उसके जब मैंने टेस्ट ड्राइव ली ना तो उसके सस्पेंशन बहुत स्टिफ थे। हाँ, थार के सस्पेंशन स्टिफ है। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी जिसमें मतलब मम्मी पीछे बैठी हो, पापा आगे बैठे और हम, मतलब आपको फैमिली कार चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड कार चाहिए थी। तो फिर मैंने इसकी आई गेस 700 की टेस्ट ड्राइव ली थी। 700 मेरे को पसंद आई थी, बट उसका सस्पेंशन बहुत अजीब सा था। मतलब हम एक बार कहीं चल रहे थे, गड्ढे में उसका पीछे का पहिया गया। बहुत बड़ा गड्ढा नहीं था, बहुत छोटा सा गड्ढा था वो। बट उसकी जो आवाज आई ना कि हमने आगे गाड़ी साइड करके और हमने चेक किया कि कुछ हुआ कि नहीं, मतलब कंफर्ट नहीं फील, कंफर्ट वो वाला कॉन्फिडेंस और कंफर्ट कह लो वो फील नहीं हुआ। ठीक है। फिर मैंने सुना कि 7XO आने वाली है, उसका अपडेटेड मॉडल। हाँ। तो जिसमें इन लोगों ने कुछ ये सस्पेंशन अपग्रेड कर रहे हैं ऐसा कुछ। मैंने कहा कि ठीक है, जब लेना ही है तो 1-2 महीने और वेट कर लेंगे। ठीक है। तो मैंने दिसंबर आई गेस ये जनवरी 14 को लॉन्च हुई थी ये गाड़ी। ठीक। हाँ। और जनवरी 14 को ही मैंने सुबह 10 बजे के अराउंड इनकी ओपनिंग स्टार्ट हुई थी बुकिंग की। मैंने एग्जैक्ट 10 बजे ही बुक कर, तो आपने फर्स्ट डे ही बुक कर दिया? फर्स्ट मिनट के अंदर मैंने बुक कर रखा है ये गाड़ी। मतलब आपने पहले से प्लान कर रखा था कि आपको यही गाड़ी लेनी है? क्योंकि मेरे को वो जो उसका क्रेटा का वो है ना, क्रेटा का मैन्यूवरिंग और स्कॉर्पियो की ऊंचाई वो होती है ना, बोल्डनेस गाड़ी की। तो वो बोल्डनेस और वो मैनूवर मुझे वो कॉन्फिडेंस इस गाड़ी में आई। और मैंने XUV 700 करीब 180-190 तक ले रखी है। तो बेसिकली आपको कंप्लीट कार पैकेज चाहिए था जिसमें आपको बड़ी गाड़ी भी मिले, कंफर्ट भी मिले और ड्राइविंग करने में मजा भी है। एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे को कि मैं चाहे 200 पे चलाऊं, चाहे 100 पे चलाऊं, चाहे 50 पे चलाऊं, वो कंफर्ट कहीं नहीं जाना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हमेशा। हाँ। अब गाइज एक ऑनेस्ट वॉक अराउंड करते हैं इस गाड़ी का और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या ऐसे फीचर्स मिलते हैं और कौन कौन से ऐसे मिसिंग फीचर्स हैं जो ओनर को फील होते हैं। तो भैया आप बताइए इसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलने वाले हैं? इसमें फीचर पहले तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप देखो इसमें सारे टॉप मॉडल वाले आप सामने से देखोगे आपको एकदम बिल्कुल टॉप मॉडल लगेगी। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। डिफ्रेंशिएट करोगे टॉप मॉडल से एक चीज़ पे, फॉग लैंप। इसमें कटआउट दिए हुए हैं, मॉडल डिजाइन ऐसा दिया हुआ है, बट इसमें फॉग लैंप नहीं है। इसमें आप फॉग लैंप बाहर से लगवा सकते हैं। ठीक है। अभी जो महिंद्रा का फॉग लैंप आता है उसका थ्रो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अभी रुका हुआ हूँ। ठीक है। मार्केट में कुछ नई चीज़ आती है तो फिर अपग्रेड करा लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ इसका ये हेडलैम्प, हाँ 2 ये LED है, हाँ, बट इसमें एक डमी है।
और एक वर्किंग, एक फंक्शनल है, एक डमी है। तो बेसिकली ये हमें एलईडी प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप मिल रहा है और ये जो अंदर वाली लाइट है ये हमें डमी सेटअप मिल रही है। और इसको अगर आप शहर में चलते हो तो लो बीम पे इसका थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस पे मतलब मुझे लगता है कि महिंद्रा को इस पे काम करना चाहिए, महिंद्रा को थोड़ा थ्रो इसका अच्छा करना चाहिए लो बीम पे। हाई बीम पे ये अच्छी है, लो बीम पे मुझे दिक्कत होती है। ठीक है। सेकंड चीज, अब आते हैं इस मॉडल में। मैं बेसिकली इस मॉडल की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जितना ऊपर का मॉडल होगे आपको वो सारी चीजें ऐड होती जाएंगी। सही है। इस मॉडल में मेरे को लगता है कि अलॉय नहीं है जो मुझे लगवाने हैं, मैं वेट कर रहा हूँ किसी चीज का। थर्ड चीज लगती है मेरे को कि साइड स्टेप। ओके। साइड स्टेप हम मेरे लिए मतलब मेरी हाइट के लोगों के लिए कोई बहुत नेसेसरी चीज नहीं है, बट फैमिली में मम्मी बैठती हैं, दादी बैठती हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये लगवाना चाहिए। और साइड ओआरवीएम हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। साइड ओआरवीएम की बात करें तो ये हमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलता है। ऑटो फोल्ड नहीं है ये। ओके। ऑटो फोल्ड आप बाहर से कराना चाहो आप करा सकते हो। ठीक है। फिर आते हैं हम पीछे इसके, ठीक है। रियर में हमें रियर कैमरा नहीं मिलता है, जो मुझे इस गाड़ी की सबसे मतलब इस मॉडल की सबसे वो चीज नेसेसिटी लगती है कि मुझे इसमें रियर कैमरा चाहिए था। इतनी बड़ी गाड़ी आप पीछे करते हो, आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है कि गाड़ी क्या है, कैसी है। मुझे लिए भी नहीं हुए तो ज्यादा एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस नहीं आता कि गाड़ी कितनी है। इसमें जगह दिया हुआ है, स्पॉट दिया हुआ है। अच्छा, मतलब प्रोविजन दिया है बट हमें कैमरा सेटअप नहीं। कैमरा इसमें सेटअप नहीं है। कैमरा के लिए मैंने मतलब मुझे इस गाड़ी में जितनी भी चीजें करानी है सारी जेन्युइन करानी है महिंद्रा से ही। ठीक है। तो मैंने कैमरा के लिए भी बात करी है, उन्होंने कहा है कि अभी टेस्टिंग चल रही है। ओके। हाँ, तो वो जैसे ही टेस्टिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी वो आगे उसने बोला है कि सर मैं आपको फोन करूंगा। और प्लस इसमें हमें वाइपर एंड डीफॉगर भी नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। अगली चीज ये बोलने वाला था कि इसमें ना वाइपर है ना डिफॉगर है हमें। ओके। उसकी नीड ठीक है, आपको इंडिया में आप उतनी नहीं पड़ती है, बट चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि जब पीछे कभी मैं मानसून में कहीं लेके गया था, बिल्कुल पीछे पूरा फॉग जमने लगा था, मेरे को रुक के वहाँ पे साफ करना पड़ा। वो कभी कभी लगता है कि हाँ एक फीचर हो सकता है। और बाकी बैक लाइट जो हमें मिल रही है, रियर टेल लाइट्स, ये एलईडी आने वाली हैं। गुड, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। इसमें ये सारी चीजें मतलब ये जितने भी रेड वाले हैं ये सारे एलईडी हैं। ठीक है। पीछे का ये जो पार्ट है, जब आप रिवर्स गियर में डालते हैं तो ये हैलोजन है। ओके। अब गाइस आप सभी को लेके चलता हूँ इस गाड़ी के अंदर और इसका इंटीरियर दिखने वाला है कुछ इस तरीके का, काफी बेहतरीन और काफी सुंदर आप सभी को इंटीरियर इसका देखने को मिलेगा। जब आते हैं गाड़ी के अंदर, सबसे अच्छी चीज गाइस बेस मॉडल में भी हमें ये जो स्क्रीन दिख रही है बड़ी सी, ये तीनों ही स्क्रीन हमें इसमें तीन स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसमें गाइस एक ही चीज है कि जो हमें टॉप मॉडल मिलती है उसमें जो हमें ये स्क्रीन थर्ड स्क्रीन मिलती है, ये प्राइवेसी ग्लास के साथ मिलने वाली है। बट यही हम बेस मॉडल में देखते हैं तो ये प्राइवेसी ग्लास के साथ नहीं आने वाली है। एंड जो हमारा ड्राइवर सीट है यहाँ से भी इस स्क्रीन को एक्सेस करा जा सकता है। क्यों भैया? हाँ, करा जा सकता है बट वो दिखता नहीं है बिकॉज वो प्राइवेसी है। अच्छा, है इसमें प्राइवेसी। ओके। तो मुझे यहाँ से उस स्क्रीन पे क्या चल रहा है बिल्कुल नहीं दिखता है। अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ठीक है। मेरे लिए एक्सेसिबल ये है और ये है। जब इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब गाड़ी पे चल रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ से आप उस डिस्प्ले को ऑफ भी कर सकते हैं। ओके। मतलब अगर उस स्क्रीन पे कोई कंटेंट नहीं चल रहा है, मैं यहाँ पे एक बटन दबाऊंगा और वो ठीक है बस मतलब सिर्फ टाइम दिखाता है। अच्छा, इस बटन से? इससे हाँ, इससे बस वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। बाकी इंटीरियर में गाइस आप सब अगर स्पेस चेक करोगे तो अभी तो फिलहाल के लिए मैंने सीट पूरी ही पीछे कर ली है, बट अगर इसे मैं अपने हाइट के भी हिसाब से नॉर्मली एडजस्ट करता हूँ तभी भी आप सब देखोगे कि स्पेस की तो बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली है। प्लस इसमें हमें भैया क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। हमें इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है। ओके। और टॉप मॉडल और इसमें आपने चूंकि दोनों ही चलाया है, तो टॉप मॉडल और इसमें आपको मेन इंटीरियर में क्या डिफरेंस दिखता है? टॉप मॉडल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो स्टीयरिंग का है। टॉप मॉडल की जो स्टीयरिंग है वो मुझे नहीं पसंद आई, वो खिलौने वाली स्टीयरिंग लगती है। मुझे लगता है कि उसमें वो 2 फोक वाला जो आता है स्टीयरिंग व्हील, वो एकदम बच्चों खिलौने वाली लगती है मेरे को। ठीक है। उसमें चीजें 2-3 अच्छी हैं कि आपको टॉप मॉडल में 16 स्पीकर का साउंड मिल जाता है, सनरूफ वगैरह मिल जाती है। ओके। बट मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप इंडिया जैसे वेदर कंडीशन में आप सनरूफ लेके अभी इस स्क्रीन पे मैं एक और चीज बात करता हूँ, इसमें जो भी विंडोज है, ठीक है, वो उतने अच्छे यूवी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अगर आप कहीं धूप में लेके जाते हो ना, आपको लगेगा कि आपका एसी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। 2 एसी आपका बिल्कुल अच्छे से काम करेगा, 3 पे 4 पे आप फुल स्पीड पे भी कर लो, बट जिधर साइड से धूप आ रही है, विंडोज आपके जो है वो यूवी कट नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सही बात। तो ऐसे वेदर कंडीशन में मैं सनरूफ भी लेके, और वो एक तो काली गाड़ी गर्मी और ज्यादा होती है। मतलब आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखा है इस गाड़ी को लेकर। मुझे क्या चाहिए, देखो अपने को क्या मतलब है, क्योंकि सारी गाड़ी हम हैं अभी और चला भी चुके हैं। सही बात। अपने को चाहिए इंजन में पावर और सेफ्टी। ओके, ठीक है। और महिंद्रा और टाटा से अच्छी सेफ्टी इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करता। कोई नहीं फिलहाल के लिए। और इंजन इसका 2.2 लीटर डीजल टर्बोचार्ज इंजन है। तो बेसिकली इसमें मुझे मिलता है 180 या 190 कुछ bhp का पावर मिल जाता है, और अराउंड 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है मुझे। जो कि आपको तब फील होगा जब आप
आप थर्ड गियर में हो, थर्ड गियर में ऐसा होता है ना कि महिंद्रा एयरलाइंस वाली फील आती है मेरे को कि पैसेंजर पूरा ऐसे पीछे हो जाता है जब वो पूरा एक्सीलरेटर आप प्रेस करते हो। ओके, और बाकी इसमें आपको स्पेस कैसा फील होता है? स्पेस लाइक आप इसको डेली ड्राइव कर रहे हो? हाँ, मुझे अब ये मेरी डेली ड्राइव कार हो चुकी है। स्कॉर्पियो वन भी हम चलाते हैं। स्कॉर्पियो वन में एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको कि जो इसका इंटीरियर का कलर है ना, इन्होंने कलर बहुत अच्छे चूज कर रखे हैं। हाँ, ये जो पूरा व्हाइट और ये बीज का जो इनका कॉम्बिनेशन है ना, वो पूरा बहुत ज्यादा एरी और बहुत ज्यादा स्पेसियस फील कराता है इस गाड़ी को। ओके, स्कॉर्पियो वन में भी वो मोका ब्राउन है आई गेस। हाँ, मोका ब्राउन में मतलब वो भी वो अलग सेगमेंट की गाड़ी है, उसके अलग यूज केसेस है। वो बिल्कुल, मैं उस गाड़ी की बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे पे है और वो बहुत अच्छी गाड़ी है। अगर मेरे पे वो नहीं होती तो हो सकता है मैं इसको छोड़ के मैं उसको ले लेता। सही। लेकिन उसमें स्पेस में हमें इतना फील नहीं होता है जितना हमें इस गाड़ी में फील। बिल्कुल। और इंटीरियर जैसा कि आप सब देख सकते हो, इसमें भले ही हमें सॉफ्ट टच नहीं मिल रहा है, बट आप सभी को फील इसमें नहीं आने वाला है कि आप सब थोड़ा भी ऐसा डिग्रेडेड मटेरियल देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे आप सब कलर कॉम्बिनेशन इसका देखोगे तो यहाँ पे हमें ब्लैक, बेज और यहाँ पे कॉफी ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि इसका लुक काफी इनहेंस कर देता है। इसमें गाइज एक ही चीज है, हमें ऑटोमेटिक एसी नहीं मिल रही है, बट इस गाड़ी में बेस मॉडल से गाइज हमें यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट स्टॉप देखने को मिल जाता है। प्लस हमें इसमें क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी चीज रहने वाली है। यहाँ पे आप सब देख सकते हो हमें आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, एंड काफी चौड़ा आर्मरेस्ट इसमें रहने वाला है। आपको एक और अच्छी चीज बताऊं, ये आर्मरेस्ट जो है, ये कूल्ड है। ओके, कूलिंग फैसिलिटी के साथ ये आर्मरेस्ट हमें मिलने वाला है। और भैया तो चूंकि इसे काफी लंबे ड्राइव पे अभी गए थे, नेपाल ट्रिप किया है ना भैया आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नेपाल ट्रिप? नेपाल हम मतलब बाकी सारी गाड़ियों से भी जा चुके हैं और इससे भी गए थे। आपको मैं बताऊं, ड्राइव क्वालिटी इससे बेटर किसी गाड़ी की भी नहीं है। ओके, आपको बम्स और ये सब जो हाईवे पे होते हैं, आपको वो बिल्कुल फील नहीं होंगे। और नेपाल बिकॉज हिली एरिया, मेरा एक मेजर कंसर्न था कि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। ठीक, फ्रंट व्हील ड्राइव पे पहाड़ों पे वो परफॉर्म कर पाएगी, वो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको नहीं आता है। बिल्कुल, रियर व्हील ड्राइव का जो होता है। फिर भी मुझे कहीं भी किसी जगह पे दिक्कत नहीं हुई। हमने ऑफ रोडिंग भी करी है, हमने सारी चीजें करी, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई कि ये गाड़ी कैपेबल नहीं है। और आपको पावर में बिल्कुल भी लैग नहीं, आप पहले दूसरे गियर पे लगा के आप कहीं भी चलाना चाह लो। ओके, तो गाइज अभी हमने इसका बूट ओपन करा है। बूट ओपन करने पे सबसे पहले तो हमें यहाँ एसी वेंट्स दिख ही रहे हैं, जिसको आप यहाँ मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो फैन स्पीड को, और हमें दोनों ही साइड देखने को मिल जाते हैं। प्लस हमें 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ देखने को मिलता है। और इधर रियर में भी आप सब देखोगे तो आपको एक स्पीकर का सेटअप देखने वाला है। बाकी आप इस सीट को भी ऊपर कर लेते हो तभी हमें काफी डिसेंट स्पेस देखने को मिल जाता है। और भैया इसमें हमें स्पेयर व्हील्स मिलते हैं? हाँ, इसमें हमें स्पेयर व्हील मिलता है, बट वो नीचे है। ओके, गाड़ी के अंदर नहीं है, वो नीचे से। ठीक है, उसको आप नीचे से एक्सेस कर सकते हो। अब आ जाते हैं गाइस सबसे डिमांडेड टॉपिक के बारे में, माइलेज, कि हमें कंपनी क्या क्लेम करती है और हमें रियल लाइफ में कितना माइलेज मिलने वाला है, रियल वर्ल्ड में हमें कितना माइलेज मिलने वाला है। तो कंपनी इस गाड़ी का गाइस डीजल वेरिएंट में माइलेज क्लेम करती है 17 का। एंड कंपनी की कंडीशंस आप सब जानते ही हो, वो काफी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और आइडल एनवायरनमेंट में टेस्ट करती है, इसलिए वो 17 का माइलेज क्लेम करती है। अगर हम डीजल वेरिएंट की बात करें, रियल वर्ल्ड में माइलेज जानते हैं कि हमें कितना मिलने वाला है। तो रियल वर्ल्ड में माइलेज आपको कितना मिलता है भैया? अगर मैं सबसे पहले सिटी का आप बताओ। अगर डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे, तो मैं बात करूं, अगर मैं बहुत लाइट फुट ड्राइव कर रहा हूँ, ओके, तो मैंने सिटी में 15, 16, 17 तक निकाल रखी है। 16, 17 तक तो मैंने निकाल रखी है सिटी में। हाँ, सिटी में बम्पर टू बम्पर भी जब रहता है ना, 14, 15 आराम से, बस लाइट फुट होनी चाहिए। ये काफी बड़ा क्लेम है गाइस कि 16, 17 का भी सिटी में माइलेज निकल चुका है इस गाड़ी से, अगर आप सब लाइट फुट ड्राइविंग कर रहे हो तो। हाँ, एंड अगर हाईवे पे बात करें तो हाईवे पे 17, 18 आप निकाल सकते हो लाइट फुट ड्राइव। अगर एग्रेसिव करते हो, वो क्लियर कर दो, अगर एग्रेसिव करते हो 9, 10, 11 सिटी में आपको मिलेगी एग्रेसिव ड्राइविंग पे। ओके, और हाईवे पे आपको 14, 15 की एवरेज निकलेगी। तो आप कैसी ड्राइविंग करते हो, एग्रेसिव करते हो या लाइट फुट करते हो? जो मुझे जानते होंगे उनको पता होगा। मतलब आपके ड्राइविंग स्टाइल से कितना का एवरेज हम मुझे तो मेरा, अगर मैं अभी MID पे चेक करूँ ना पूरा, तो 11-12 का एवरेज दिखाता है ओवरऑल 2000 किलोमीटर में। तो इसमें आप सब कमेंट में बताना कि भैया का ड्राइविंग स्टाइल क्या रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं गाइज इस गाड़ी के हाईवे एक्सपीरियंस के बारे में, कि अगर हम इस गाड़ी को 80 to 100 के स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं हाईवे पे, तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इसमें मैं आपसे 4 चीजें जानना चाहूंगा कि गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी रहती है, कॉन्फिडेंस आपको कैसा फील होता है, ओवरटेकिंग के टाइम पे आपको कैसा फील होता है कि ये गाड़ी ओवरटेकिंग में लैग कर रही है कि नहीं, और फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में आपको डीजल टर्बो जो हमें इसमें मिलने वाला है 2.2 लीटर का डीजल टर्बो इंजन, वो आपको फील दिलाता है कि नहीं उस पावर का। तो पहले बात करते हैं हाईवे कॉन्फिडेंस पे ना। हाँ। जब 80-100 के स्पीड में आप चल रहे हो, आराम से 5th 6th गियर लगा लो, ठीक है, आराम से क्रूज करते हुए जाओगे, ठीक है, आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि इंजन में पावर कम है या क्या है। ठीक है। जब इसकी स्टेबिलिटी और उसकी बात करो, सस्पेंशन की बात करो, महिंद्रा ने इतना अच्छा काम करा भाई, इतना अच्छा काम करा, मैं बता नहीं सकता। ओके, मैं
मतलब आप जो हाईवे पे बम्प्स होते हैं ना, आप फील करोगे ग्लाइड करते हुए जा रहे हो। और उसके जो बम्प्स भी होते हैं इतने कंफर्टेबल फील करते हैं ना कि आप, इसके सीट्स भी भले बेस मॉडल है ये, बट इसकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। इसको आप देखोगे कि मैंने इसके प्लास्टिक नहीं उतार रखे हैं जस्ट बिकॉज कि इस पे मुझे सीट कवर लगवाना है, मुझे सीट चेंज नहीं कराना इसको। ठीक है, सीट कवर के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, महिंद्रा में अभी आई नहीं है जो मुझे चाहिए थी। अच्छा, तो इसके जेन्युइन पार्ट्स अभी नहीं है? हाँ, बहुत सारे इसके जेन्युइन पार्ट्स अभी नहीं आए, कुछ चीजें आ चुकी है, कुछ चीजें नहीं आई। ठीक है, तो फिर तीसरा ओवरटेकिंग की बात करते हैं। ओवरटेकिंग में मेरे को गाड़ी, पहले ही मैंने बताया था आपको कि मेरे को गाड़ी वो चाहिए जिसका इंजन पावरफुल हो, जो गाड़ी चलाते वक्त मुझे लगे कि मैं चला रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस फील हो। ठीक है। ओवरटेकिंग की बात करें, अगर आप थर्ड गियर के बाद हो, टर्बो डीजल है, थर्ड गियर में हो, थर्ड गियर के बाद से जो गाड़ी किक करती है, लगता है महिंद्रा एयरलाइन, वो पीछे का पैसेंजर पूरा सीट से चिपक जाता है, ऐसा आपको पावर फील होती है। इतनी पावरफुल गाड़ी है, इतनी पावरफुल गाड़ी है। इसका टॉर्क इतना अच्छा है कि क्या होता है ना, कई बार आप एक्सीलेटर छोड़ दिए, एक्सीलेटर आपने बिल्कुल नहीं लिया है, बिल्कुल क्लच आपने छोड़ दी है, मतलब बिना एक्सीलेटर के ये गाड़ी, इसकी टॉर्क पे मुझे लगता है फोर्थ गियर लगा दो तो 40-50 की स्पीड पे आराम से करते हुए चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। ओवरटेकिंग की बात करें, आप चाहे 100-150 पे चल रहे हो, 150 पे चल रहे हो, 180 पे चल रहे हो, आपको उस स्पीड पे भी आपको लगेगा कि ये गाड़ी थोड़ी और पंच दे, मतलब 150 पे भी आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं, 150 पे भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। स्टेबिलिटी इस गाड़ी में इतनी अच्छी है, वेट भी तो अच्छा है ना, वेट काफी है, ऊपर से वो इंजन भी, तो स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस तो बहुत आता है। अच्छा, इंजन पावर में आपको डिफरेंस फील होता है अगर बेस मॉडल या टॉप मॉडल की बात करें? अगर आप कंपेयर भी करना कुछ भी, आप बेस मॉडल और टॉप मॉडल इंजन सारे वेरिएंट में सेम आते हैं। ओके, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी नहीं लैग नहीं फील होता, उसमें इंजन में कोई लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीसरे गियर के बाद जो इसका टर्बो हिट करता है, वो उससे अच्छा आपको कुछ नहीं फील होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट एंड मेंटेनेंस के बारे में। तो अभी चूंकि आपने 2000 किलोमीटर ऑलरेडी चला रखी है इस गाड़ी को, तो क्या इसका सर्विस आपने कराया है? नहीं, सर्विस अभी नहीं करा हुआ है, टाइम की थोड़ी कमी हो जा रही है। अच्छा, सर्विस ड्यू इसका, आई थिंक सर्विस ड्यू का भी नोटिफिकेशन आने लगा है। ओके, अलर्ट्स आ रहे हैं, मतलब अलर्ट्स आने लगे हैं, और आपको फर्स्ट सर्विस 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच करवा लेनी चाहिए। ओके, तो वो तो फ्री सर्विस रहती होगी? उसमें फ्री सर्विस मतलब कि मैकेनिक कॉस्ट नहीं आता, लेबर चार्ज नहीं होता है, बाकी जो कंपोनेंट्स उसमें डलेंगे उसके तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। ओके। और जैसा कि गाइज आप सब जानते हो कि महिंद्रा की सर्विस सिटी टू सिटी काफी ज्यादा डिफर करती है और डिफरेंस क्रिएट कर देती है ओनर्स के एक्सपीरियंस में। तो गोरखपुर का सर्विस, अभी आपने चूंकि स्कॉर्पियो ओन कर रखी है, तो आपको यहाँ का सर्विस कैसा लगता है? यहाँ का सर्विस मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अब देखो, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है ना, कि आप जा रहे हो तो आपको कैसा ट्रीट किया गया या किसी कोई और गया, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके। मुझे जो महिंद्रा स्कॉर्पियो की हम सर्विसिंग कराते हैं, वो उनके साथ जो मैनेजर है उनसे हमारी काफी अच्छी बातचीत भी है। हम पहले भी कॉल करके यहीं से घर से ही बात कर लेते हैं, और जाते हैं 1-1.5-2 घंटे हमें लगते हैं। ओके, 2 घंटे में हमारा काम हो जाता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है? हाँ, मेरा महिंद्रा के साथ अभी तक पूरा एक्सपीरियंस अच्छा है। इसकी डिलीवरी की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं थी, मुझे नहीं पता क्यों। मैं अभी भी बात करना चाहूंगा, मैंने उस दिन भी बात करी है। गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी इससे अच्छी गाड़ी आपको इस बजट में नहीं मिल सकती है। ठीक है। डिलीवरी की बात करें तो उस दिन आई डोंट नो व्हाई, पहली गाड़ी थी उनकी या क्या था, ठीक है, बट डिलीवरी में मुझे बहुत, मतलब उस डेट पे डिलीवरी डेट मान लो, क्योंकि बीच में कुछ था जो जिसकी वजह से हम गाड़ी नहीं ले सकते थे जी, मलमास वगैरह चलता है, हम हमारे साइड नहीं लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मलमास के एक दिन बाद मैंने सोचा था कि मैं उस दिन गाड़ी ले लूंगा। ठीक है। उनको मैंने उन्होंने मेरे को पहले ही फोन कर दिया, सर आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप आके गाड़ी शोरूम पे खड़ी कर सकते हैं। ठीक है। और महिंद्रा की सबसे अच्छी चीज की क्या होता है कि आपकी गाड़ी आपके नाम पे बिल होती है। ओके। तो ये गाड़ी आपकी बिना मर्जी के वो किसी और को नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है। जब तक आप मतलब डिनाई नहीं करते, वो किसी और को नहीं देंगे। ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, आप 2-4 दिन 5 दिन का वेट करिए, जब मलमास खत्म हो जाएगा फिर हम ले लेंगे। ठीक है। मैंने उनको डेट दे दिया, बट उस दिन उन लोगों ने, मुझे नहीं समझ आया कि उनके साथ क्या इशू था या क्या नहीं था। हाँ। उस दिन उन्होंने मेरे को सुबह से शाम करा दी है गाड़ी डिलीवर करते करते। और आप दिन भर शोरूम पे ही रहे? हाँ, मैं सुबह 10-10:30 बजे शोरूम पे पहुंचा। हाँ। और बाकी पेमेंट का ऐसा कोई टेंशन नहीं था, पेमेंट मैंने कर दिया था। उस दिन भी मैंने 1-8 लाख रुपए बचा लिए, इसलिए कि जब आप गाड़ी दिखा दो फाइनल पीडीआई में कर लूं। ओके भाई, क्योंकि पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्री पीडीआई तो होती है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन तो होता है, आप डिलीवरी से पहले करते हो। बिल्कुल। बट जिस दिन आप गाड़ी लेने जाते हो, पीडीआई और गाड़ी डिलीवरी डेट के बीच में 2 दिन का डिफरेंस था। बिल्कुल। तो जब मैं देने गया भाई, तो मैं तो देखना चाहूंगा ना कि 2 दिन के अंदर गाड़ी पे कुछ ना हुआ हो। उनका जो स्टॉक यार्ड में रखते हैं या शोरूम पे भी कहीं रख रहे हैं, कोई आते कुछ सही बात, आपके हाथ जब तक उनके पास गाड़ी है तब तक वो जिम्मेदार है। जिस दिन उन्होंने गाड़ी आपको दे दिया, फिर वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए मैंने 1 लाख रुपए बचा रखे थे कि मैं गाड़ी दोबारा जब पीडीआई कर लूंगा लेने से पहले, तब मैं आपको वो पैसे दे दूं। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो इशू था या क्या इशू था। उन लोगों ने मुझे शाम करा दिया सुबह से। अब बात कर लेते हैं गाइस प्रॉब्लम के बारे में, जो हर एक बायर पूछता है और हर एक बायर जानना चाहता है कि आपको इस गाड़ी में कौन सी ऐसी चीज है भैया जो सबसे ज्यादा इरिटेट करती है? इसका की
हाँ की। ठीक है, ये कुछ नई चीज मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिमोट की है। ठीक है, पुश बटन स्टार्ट के चक्कर में। ठीक है, तो इसमें ना एक की ट्रे दिया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे की रखने के बाद भी वो की स्टार्ट नहीं होती है कई बार। मतलब डिटेक्ट नहीं डिटेक्ट करता करता ही नहीं है वो। अब मुझे सर्विस में ले जाना है तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई ये क्यों है। ठीक है। हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू हो या की के कुछ इशू हो, बट मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती है कि मैं गाड़ी में 2-3 मिनट तक बैठ के दबाए जा रहा हूँ और वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और वो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। हाँ, और कई बार ट्रैफिक में कई बार मान लो हो सकता है गाड़ी तुम्हारी बंद हो गई, ठीक है, वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक तो वहाँ है। पे भी इशू क्रिएट करता है। ओके, की वाला एक बहुत बड़ा इशू है। ओके। दूसरा आते हैं डीपर पे। अच्छा, इसकी जो डीपर आप देते हो ना, डीपर लैग है। ठीक है। 700 में ये चीज नहीं थी, स्कॉर्पियन में ये चीज नहीं है, क्रेटा में ये चीज नहीं है। क्रेटा में आप जितनी बार डीपर दोगे उतनी बार हाई लो करेगा, बिल्कुल। बट इसमें अगर आप 4 बार दबाते हो तो हो सकता है वो 1 या 2 बार ही करे। अच्छा, इतना लैग है। हाँ, डीपर लैग है इसमें। तो ये 2 प्रॉब्लम आपको ऐसी ये लगती हैं? मुझे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लगती है जो मुझे हर दिन फील होता है। ओके। बाकी तो इस गाड़ी में मुझे और कोई दिक्कत नहीं लगी। अब कोई कहेगा रियर वाइपर, रियर फॉगर, तो भाई मैं और ऊंचे का मॉडल लूं तो उसमें आता है। सही बात है, ये तो मेरी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है। ये problem जैसे जैसे आप वेरिएंट अपग्रेड करोगे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब आप बेस मॉडल पे जा रहे हो, बेस मॉडल में सबसे अच्छी चीज गाइस, इसमें भी हमें सॉफ्ट वाइपर देखने को मिलता है, जो कि आप ये देख सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होती है गाइस, अगर हम नॉर्मल वाइपर से कंपेयर करते हैं तो बेस मॉडल में यही मिलना काफी बड़ी चीज है। क्यों? एग्जैक्टली, और ये बहुत काम की चीज है सॉफ्ट वाइपर, क्योंकि हार्ड जो वाइपर्स होते हैं वो अगर धूल वूल पे हाँ हाँ वो स्क्रैच कर देते करते हैं। और सॉफ्ट वाइपर्स में आपको एक तो क्लीनिंग भी अच्छी हो जाती है और ऊपर से स्क्रैचेस की लाइफ भी तो ज्यादा लाइफ भी अच्छी होती है। एग्जैक्टली। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने टायर्स पे अलॉय व्हील्स नहीं लगवा के व्हील कैप को ये ब्लैक पेंट कराया या आता है ये? नहीं, इसका व्हील कैप जो होता है वो व्हाइट कलर का आता है। एक्चुअली मेरा प्लान था महिंद्रा का या 700 का आता है एक स्टाइल एडिशन, एबोनी एडिशन जिसको बोलते हैं ना, उसके जो व्हील्स होते हैं। हाँ, मुझे ये गाड़ी पूरी ब्लैक रखनी है। ठीक है। मतलब मेरा ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ पूरी गाड़ी ब्लैक रहे, तो उसके जो स्टाइल के वो आते हैं उसके व्हील्स आते हैं ब्लैक। ओके। अब मैंने महिंद्रा में वो पूछ रखा है। हाँ? अभी मुझे क्योंकि वो भी जेन्युइन ही लगवाने हैं। ठीक है। तो उनने शोरूम वालों ने तो कहा है कि सर अभी आया नहीं है, आपको जिस दिन आता है वो भी मिलने। उसने मेरे को बोला था कि ब्रोशर, महिंद्रा वालों ने बोला आपको ब्रोशर। हाँ, मुझे ब्रोशर भेज देंगे कि उसमें आप सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा चाहिए। ठीक है। इसके जो एक और डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है। इसका जो 17 इंच का वो आता है ना महिंद्रा 700 XUV 700 का 17 इंच का व्हाइट कलर का आता है। ठीक है। वो आता है बाहर, आप YouTube पे वीडियोस वगैरह देखोगे तो आपको दिखेगा 40-50 हजार में और लगा देता है। ठीक है। मैंने महिंद्रा से बात करी, वो मुझे मिल रहे हैं 80 हजार के। ओके, अगर आप जेन्युइन एक्सेसरीज अगर आप जेन्युइन एक्सेसरीज ले रहे हैं तो आपको 80 हजार के मिल रहा है। ठीक है। तो मैंने कहा कि जब मुझे इतने पैसे देने ही है तो भाई मुझे वही जो पसंद है वो लो। और दूसरी चीज कि आप बाहर कहीं भी लेते हो गाड़ी, मतलब अलॉयज लगवाते हो तो उसमें टायर एक्सचेंज हो जाते हैं। ओके। आपका मान लो स्टेल्थ एडिशन का जो अलॉय है वो 18 इंच का आता है। ठीक है। ओके। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप अपना टायर दे देते हो, उसका वो जो 20-25 जो भी उनका एक बनता है, डिपेंड्स ऑन टायर कितने किलोमीटर चले हुए। ठीक है। उसके बेसिस पे वो एक्सचेंज करके आपको दूसरा टायर देते हैं 18 इंच वाला। ओके। तो उसमें ये बाहर काम हो सकता है। अगर आप शोरूम पे जाओगे, शोरूम पे आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो जेन्युइन में। तो आप क्या कराने का सोच रहे हो, जेन्युइन या फिर बाहर? अब मैं काफी तक तो जेन्युइन का ही वेट कर रहा हूँ, लेकिन और ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकते, देखते हैं कब तक ये मंगा देते हैं। ठीक है। अब गाइस जानते हैं एक पॉजिटिव चीज के बारे में जो इस गाड़ी में ओनर को सबसे बेस्ट लगती है और जिस चीज को वो डेली बेसिस पे एडमायर करते हैं अपनी गाड़ी को परचेस करने के बाद। तो यह सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है अपनी गाड़ी? अभी आपने एक चीज बोली कि डेली बेसिस पे आप क्या एडमायर करते हो। ठीक है यार, सेफ्टी और सिक्योरिटी आप डेली बेसिस पे एडमायर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सही टेस्ट होती है। ठीक है। किसी दिन और कोई एडमायर करना भी नहीं चाहिए। कुछ करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। जो डेली बेसिस पे मैं एडमायर करता हूँ वो है इसका इंजन और इसका कंफर्ट। ठीक है भाई, ये इंजन और ये कंफर्ट आपको इस प्राइस पॉइंट में मिल रहा है ना, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ओके। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सारी गाड़ियां हैं उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। मेरा प्लान था सेल्टॉस लेने का, सेल्टॉस की नई वेरिएंट आई थी, बट उसमें वो पावर ही नहीं है। और वो जो एक बड़ी गाड़ी का फील होता है ना आपको, बिल्कुल वो एक बड़ी गाड़ी वाला फील जो अगर चाहिए और वो इंजन और वो कंफर्ट चाहिए, आप बिंदास इसके लिए जाओ। अब गाइज मेरे साइड से फाइनल वर्डिक्ट, और इसके एंड में गाइज, इस वीडियो के एंड में जो कि इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है इसके बाद, उसमें हम जानेंगे ओनर से कि ओनर के पास अगर 20 लाख का बजट रहेगा तो वो कौन सी गाड़ी प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे, कौन सा वेरिएंट प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं अपना अगर फाइनल वर्डिक्ट बताऊं कि मुझे पर्सनली इस ओनरशिप रिव्यू के एक्सपीरियंस के बाद ये गाड़ी कैसी लगी, और मैं चूंकि अभी इस गाड़ी में ही ड्राइव करके आया हूँ तो मुझे ये पर्सनली ये गाड़ी कैसी लगी। तो अगर गाइज आपका बजट है 20 लाख रुपए का
और आप गाड़ी चाह रहे हो कि आपको एक फैमिली कार मिले जो एक कंप्लीट पैकेज हो, जिस ना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, ना इंजन कॉम्प्रोमाइज हो रही हो, ना इंटीरियर का स्पेस, अगर लेग रूम की बात करूं, हेड रूम की बात करूं, या फिर ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं, अपने फैमिली को देखते हुए, कंसीडर करते हुए, तो इस गाड़ी से बेस्ट गाड़ी गाइस 20 लाख रुपए में आप सभी को नहीं मिलने वाली। अब गाइस इसमें हमें ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिल जा रहा है, प्लस सबसे बेहतरीन चीज गाइस कि इस गाड़ी में स्क्रीन पे आप सभी को लैग बिल्कुल नहीं फील होगा। यही आप स्कॉर्पियो अगर चलाओगे, या जितने लोग स्कॉर्पियो ऑन करते हैं वो इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि अगर आप उसका स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज करोगे तो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आप सभी को लैग फील होगा जब आप उसे ड्रैग करोगे। बट इस गाड़ी में गाइस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे बिल्कुल भी आप सभी को लैग नहीं फील होने वाला है। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट गाइस, जो इसका इंटीरियर का सेटअप रहने वाला है, और जो इसमें आपको जैसे आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस मॉडल में, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें मिलती हैं जो इस गाड़ी को और ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती हैं। प्लस इसमें बेस मॉडल से हमें यहाँ पे DRL देखने को मिलता है जो कि इसका लुक काफी इनहेंस कर देता है। तो ये सारे रीजंस हैं गाइस जिसके वजह से मैं इस गाड़ी को प्रेफर करूंगा अगर मेरा बजट 20 लाख है, और मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रखा है कि 20 लाख में मैं सेडान पे जाऊंगा या कॉम्पैक्ट SUV पे जाऊंगा या फिर SUV पे जाऊंगा। ऐसा कुछ मैंने अगर पहले से डिसाइड नहीं करके रखा है, तब तो मेरी फर्स्ट चॉइस गाइस XUV 7XO की बेस मॉडल रहने वाली है। तो अब भैया एक फाइनल क्वेश्चन कि अगर आपके पास अभी 20 लाख रुपए हो और आपको कल के कल एक गाड़ी परचेस करनी है, तो आप कौन सी गाड़ी प्रेफर करोगे, कौन सा मॉडल प्रेफर करोगे और क्यों प्रेफर करोगे? इसके पीछे देखो एक पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है, किसी को क्या चाहिए, मान लो कोई सेडान वाला बंदा है तो वो सेडान ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। बट अगर आपकी कोई चॉइस आपने खुद बना के नहीं रखी है, ठीक है, और आप गाड़ी देखने जा रहे हो, मुझे पर्सनली कोई भी SUV चाहिए थी, बिकॉज वो मेरे स्टांस पे, मेरे हाइट पे सूट करता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। तो मुझे SUV चाहिए थी। मैं बताता हूँ, 20 लाख में इसकी X3 आ जाएगी। ये मुझे पड़ी थी 18.5 के आसपास। ठीक है। हाँ, 20 लाख में आप 1.5 या 2 लाख और मिलाओगे, आपको X3 आ जाती है। ठीक है। X3 में आपको बस 2 चीजें मिलती है, एक रियर कैमरा, ठीक है, और एक फॉगर डिफॉगर। ठीक है, ठीक है। और ये 2 चीजें ऐसी हैं, अगर रियर कैमरा ये ऐसी नेसेसिटी है जो मुझे चाहिए कि मुझे लगवानी है। बिल्कुल। अदरवाइज बाकी चीजों के लिए अगर आपको 2 लाख खर्चा करना है तो आप करो, आपकी मर्जी है। ठीक है। बट मैं आज भी इस गाड़ी के लिए 20 लाख देना हो ना, मैं 18.5 से 20 इसके लिए दे दूंगा, X के लिए दे दूंगा। ठीक है। मुझे कोई सुनी है और मुझे आंख बंद करके कई गाड़ी लेनी हो कल को। ठीक है। हालांकि ये कल मिलेगी नहीं, साल भर की वेटिंग है, इस पे वेटिंग बहुत ज्यादा है, 1 साल की वेटिंग है। बट मुझे कल को ये गाड़ी लेनी हो, मैं दोबारा से यही गाड़ी लूंगा, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के लेना हो, मैं यही गाड़ी AX ही लूंगा। और क्यों आप इसे परचेस करोगे? बिकॉज इसमें मेन रीजन क्या है? प्रैक्टिकल चीजें हैं ना, जो आप रियल वर्ल्ड में फील करते हो हर दिन। ठीक है। वो इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है। आपको अपनी फैमिली को लेके जाना हो, खुद ड्राइव करनी हो, आपको वो कंफर्ट चाहिए, वो इंजन में पावर चाहिए, वो सेफ्टी चाहिए, आपको वो सारी चीजें मिल जाती है। अब किसी को चाहिए पैनोरामिक सनरूफ और ये सब, तो वो ठीक है, वो आप मॉडल अपग्रेड करके आप ले सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मेरी नेसेसिटी ये थी। ठीक है। मेरे पास सारी गाड़ियां हैं और मुझे सारी गाड़ियों के बाद एक चाहिए था ना, कि वो पर्सनल गाड़ी जो कि जिसपे आप अपने जा सको। एक तो इसका लुक, भाई मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लुक तो आप सब देख ही सकते हो। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, बड़ी गाड़ी है गाइस, ये सब्जेक्टिव हो सकता है। किसी को 700 पसंद आता है, किसी को ये। बट जब से मैंने ये ली है, मुझे हर दिन ये अच्छी लगती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो मुझे ये आज भी लेना हो, मैं यही गाड़ी लूंगा। तो गाइस आप करते हैं इस वीडियो को एंड। आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सभी को अगर ऑप्शन दिया जाए, आपके पास आज पैसे हो, तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक करना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये गाड़ी कैसी लगी और ये ओनरशिप एक्सपीरियंस आप सभी को कैसा लगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आप सभी को मेरे वीडियोस का रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।